और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर नेताओं की मीटिंग खत्म हो गई है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये मीटिंग हुई थी। विपक्ष के नेता करेंगे जेके का दौरा। मई के महीने में जम्मू कश्मीर का ये दौरा करेंगे विपक्ष के नेता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो अहम खबर दिल्ली से, जिस पर लगातार हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे थे कि आज जिस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर नेताओं की मीटिंग होना थी, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ उनकी ये मीटिंग होना थी, ये मीटिंग अब खत्म हो गई है और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मई के महीने में ये दौरा होगा। खबरें ये भी हैं कि इस मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। हमारे साथ हैं मुजफ्फर शाह साहब। सर, आज मीटिंग है, जिस तरीके से क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? ये फॉलो अप है जो जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और वहां पे फैसला लिया गया था कि दिल्ली आके यहाँ से बात करेंगे, लीडर से बात करेंगे और वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यहाँ बताए जाए। ग्राउंड रियलिटीज ज्यादा लोगों को मालूम है नहीं यहाँ। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि एक डेलीगेशन जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में, पूरे जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है उनके साथ लेकर टू आस्क फॉर अर्ली इलेक्शंस। If you can hold a G20 in Kashmir, why not early elections? 8 साल 10 साल होने लगे अब। You have to have a state government, you have to have legislature. So that is the idea here. So आज मीटिंग के बाद we'll see how it develops और सरकार से उसके बाद वहाँ इनके साथ इलेक्शन कमीशन में मीट। सरकार से भी आप लोग बात करेंगे, सरकार से कहेंगे स्टेटहुड की मांग है, जैसे आप लोगों की वो तो चलता रहता है। स्टेटहुड 370 370 is in front of the Honorable Supreme Court, and I am sure they will uphold the constitution of this country and give justice to the people of Jammu and Kashmir as enshrined in the constitution. I am sure about it. Thank you. Thank you. तो सीधे तौर पर जो तेवर हैं वो काफी जारहाना है, आक्रामक है और साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरह से G20 की बैठक अगर जम्मू कश्मीर में हो सकती है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देखिए, आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इन नेताओं को बुला सके और जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ के लोग आए थे, 13 पार्टीज़ के। उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। यही हमने इनके सामने रखा है और इनने हमें आश्वासन दिया है, जैसे ये बोलेंगे शरद पवार जी आपके सामने, कि हम आपके साथ हैं इस मामले में और हम ये पार्लियामेंट में भी हर जगह उठाएंगे कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए। सर, जो स्टेक होल्डर है मेन सरकार, क्या अमित शाह और पीएम से आप मिलेंगे? क्या सरकार? देखिए, पहले हम लोगों ने अपने लीडरों से बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे भी मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलेंगे। एक कलेक्टिव स्टेटमेंट तैयार किया है कि जो डॉक्टर साहब ने अभी 2 इश्यूज बताए, इसमें हम सब लोग शामिल है, सहमति है हमारी। और यहाँ तक नहीं, मगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है। वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है वो सुनकर उनको एक भरोसा देने के लिए हमारी तैयारी है। All the leaders here, as honorable leaders, have agreed that we will go after the Ramzan in May to visit Jammu and Kashmir. All party delegation. All party delegation will go at the invitation of Farooq Saab. Now the leaders agreed that they will wait for elections if the statehood, if the government starts the process for granting statehood to Jammu and Kashmir. So would they wait for elections or do they want elections? There is no big process to grant statehood. Don't make that a big issue. I mean, like there was no big process in dissolving that state, which they did overnight, suddenly. Statehood restoration is not a big issue. It is a political decision the government must take. And that is what. And they have been announcing that they want to restore it at the appropriate time. This is the appropriate time. In fact, it's getting delayed. और मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम, एक सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आई है कि सभी पार्टियां, सभी लीडरान इस मीटिंग के बाद ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाए और इसी को लेकर आगे भी वो तमाम अहम लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ है इस मीटिंग के ताल्लुक से आपके पास तफसीलात? देखिए, जैसे कि हम सुबह से ही बता रहे हैं कि आज
इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के है और यही बात आज यहां पर उठाई गई। कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद नासिर हुसैन और दूसरे नेता भी आए, साथ ही साथ अगर देखें तो जो दूसरे नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी को, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा है, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, शरद पवार पहुंचे थे और एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इसके लिए वहां पर क्या हालात हैं, किस तरह की चीजें हैं, उसके लिए जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता है वो एक डेलीगेशन लेकर के मई के महीने में जम्मू कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। ये तमाम बातें हुई है और अभी इस मीटिंग के फौरन बाद जो जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो इलेक्शन कमीशन जाने वाले हैं और वहां पर अपनी बात रखेंगे, अपना कंसर्न रखेंगे, क्योंकि अगर देखें तो जो स्थिति होती है, चुनाव वहां पर हो जाता है, अगर कहीं पे असेंबली रिजॉल्व होती है तो 6 महीने में चुनाव कराना होता है, फिर उसको एक्सटेंशन दिया जाता है अगर नहीं हालात ठीक है। तो अभी काफी अरसा गुजर चुका है, काफी समय गुजर चुका है, तो अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने, अपने कंसर्न वहां पर रखेंगे और कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। अब जो बातचीत हुई है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो शरद पवार हो या फारूक अब्दुल्ला हो, सभी लोगों ने ये कहा है जो भी अड़चने थी, चाहे वो डिलिमिटेशन की हो, चाहे वोटिंग की हो, चाहे वोटिंग लिस्ट की हो, सभी कुछ जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, हालात ठीक है, सरकार का ये मानना है। तो फिलहाल जो पूरा जोर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने की बात की जा रही है, वहां पर चुनाव कराने की बात की जा रही है। अभी थोड़ी ही देर में इलेक्शन कमीशन तमाम लोग जाने वाले हैं, तो वो तफसीलात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि चुनाव मुख्य एजेंडा रहा और साथ ही साथ मई में अपोजिशन के पार्टियों का जो श्रीनगर दौरा है, जम्मू कश्मीर का दौरा है, वो होने वाला है और चुनाव आयोग से मिलकर के चुनाव कराने की मांग होने वाली है। बिल्कुल खुर्रम, कौन कौन से अहम लीडरान, अहम चेहरे जो हैं आज इस मीटिंग में शामिल रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो चीफ व्हिप है राज्यसभा के सैयद नासिर हुसैन वो मौजूद रहे, प्रमोद तिवारी हैं वो मौजूद रहे, आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा मौजूद रहे, इसी तरीके से पूर्व सांसद हैं अजीज पाशा वो मौजूद रहे, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी रहे और सबसे अहम जो नाम है वो सबसे बड़े लीडर का, उसमें शरद पवार वो भी मौजूद रहे, फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो मुजफ्फर शाह है या फिर रविंदर शर्मा है, ये तमाम लोग जो है वो मीटिंग में मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक जो है दबाव बनाने की सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर वो कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराने को लेकर के दबाव बनाया जाए। तो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे आम आदमी पार्टी से, तो एक बड़ा दबाव जो है, एक बड़ा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है कि सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो चुनाव जो हुए थे वो 2014 में हुए थे, एक लंबा समय बीत गया है कि 2019 में असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और उसके बाद से भी 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। तो अब तमाम चीजें जो है वो फोकस इसी बात पर है कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनकर आए और जो लोगों के मसले मसाइल है उनकी तरफ देखे, उनके जो इश्यूज हैं उनको देखे। अभी जो प्रशासन चल रहा है वो प्रेसिडेंट रूल की तरह है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहां उनका प्रशासन है, लेकिन अब ये लोग ये चाहते हैं वहां पर चुनाव हो ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो भारत का लोकतांत्रिक संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो अलग था वो एक साथ आ जाए। बिल्कुल खुर्रम, तो अहम रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे आरीगाम बडगाम, जहां एनसी का कन्वेंशन चल रहा है और उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहे हैं। जहां पे भी आप अखबारों में उनकी तस्वीरें देखोगे आप उनको मुस्कुराते पाओगे। जहां पे भी अफसर दफ्तर में बैठे होंगे मुतमैन, खुश, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशान है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, क्योंकि हर लिहाज से उनको आज तंग किया जा रहा है। जहां देखो हुकूमत के फैसले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को तकलीफ देने के लिए। आज हुकूमत का इस्तेमाल बजाय लोगों के जख्मों पर मरहम डालने के लिए बल्कि लोगों के जख्मों में और नमक छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शेर कश्मीर ने यहां लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए,
बजाय ये कि हमारी हुकूमत खुश हो कि यहां लोगों के पास अपनी जमीन है, लोग हुकूमत से कुछ मांग नहीं रहे हैं, उस जमीन को भी छीनने के पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास मकान है उन मकानों को अब टैक्स करने पे ये लोग लगे हुए हैं। फिर कहते हैं ज्यादा नहीं कमाएंगे। अरे भाई, अगर ज्यादा नहीं कमाओगे तो टैक्स की जरूरत क्या है? टैक्स लगता है कमाने के लिए। अगर आप खुद अपनी जबान से कहते हो कि हम इस टैक्स से ज्यादा कमाएंगे नहीं, तो फिर आप लोगों को परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? नौजवानों से वादा किया जाता है कि अब इसको कम करिए। ये मोबाइल जो है आगे नहीं ना, ये मोबाइल का नहीं है। नौजवानों से कहा गया था 2019 में कि हमने 370 हटाया आपके लिए रोजगार के दरवाजे खोलने के लिए। तब से जाके 3 साल से ज्यादा हुए। जिस तरह राफर साहब ने कहा, बताएं ना, आप कहां पे आपने रिक्रूटमेंट की? कौन सा नौजवान है जो आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है? जहां पे भी ऑर्डर निकले दूसरे दिन वो ऑर्डर कैंसिल हुए, चाहे वो फाइनेंशियल। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं। बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ये तमाम लीडरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य लीडरान ईसी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर नेताओं की ये मीटिंग समाप्त हो गई और उसके बाद तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हैं ईसी के दफ्तर। जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर के तमाम अहम लीडरान और तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के लीडरान इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं। बराह रास्त तस्वीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग लगातार ये तमाम अहम लीडरान कर रहे हैं। आज जब मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद भी इन तमाम लीडरों का यही कहना था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने साफ तौर पर सवाल भी पूछा है कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर ये अहम लीडर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 JKLH पर, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अहम लीडरान, साथ ही साथ दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों के तमाम अहम लीडरान आपस में जब इन्होंने मीटिंग करी, कई अहम चेहरे यहां दिखाई दिए। शरद पवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मनोज झा और कई लीडर, सीताराम येचुरी, तमाम आपस में विचार विमर्श किया गया। और उसके बाद अब ईसी के दफ्तर पहुंचे हैं, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं ये तमाम अहम लीडरान। एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। जम्मू कश्मीर के तमाम अहम लीडरान, साथ ही साथ दिल्ली में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनके तमाम लीडरान पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। मई के महीने में विपक्ष के तमाम लीडर जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। अभी हमने सुना किस तरह से सबका कहना यही था कि रमजान के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, वहां के हालात से वाकफियत हासिल करेंगे और उसके बाद उनकी लगातार यही मांग है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाकर जमहूरी अमल की बहाली करवाई जाए। तो जम्मू कश्मीर के तमाम अहम लीडरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में, साथ ही साथ अपोजिशन जमातों के तमाम अहम लीडर चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए इसी दफ्तर पहुंचे हैं। और ब्रेक के बाद टॉप 18 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और बेहद अहम खबर,
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के एक शिव मंदिर में दूध चढ़ाने को लेकर कहा कि इस पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। और महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों के आतंकवादियों के साथ आतंकी संबंधों पर एलजी के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा लोगों को हटाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या देखो, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं उसमें दाखिलियां होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़े एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है, उनके आतंकवाद से संबंध थे। उन्होंने कहा, मैंने आतंकवादियों को नौकरी देने के बारे में जो बयान दिया था वो तथ्यों पर आधारित था, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ आतंकी लिंक रखने वाले लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया था, जिनमें से 47 को एलजी प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया, जो एक अच्छा कदम है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे बचना चाहिए। सर, एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा कि 47 ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला गया है, सरकारी नौकरियों से, जिनके टेरर कनेक्शंस थे, जबकि इस पर काफ़ी जब ये कहें कि यूँ राजनीति हो रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले ये कहा था कि इस तरह का कोई मुलाजिम उन्होंने लगाया ही नहीं। देखिए, ये जो 47 लोग थे ये पिछली सरकारों में लगे हैं, और पिछली सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता था कि मिलिटेंट्स की जो रिलेटिव्स भी हैं, जो कोई मारा जाता है, उनको भी नौकरी दी जाए। ये हमेशा से उन चीज़ों की वकालत करती रही है। अगर आज एलजी प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी प्रेज करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर टेरर कम होता है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले लोगों का अगर शिकंजा कसा जाता है, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हर चीज़ पर अपना वक्तव्य देना। ये ठीक बात नहीं है। प्रशासन में इस प्रकार के लोग बैठ करके पाकिस्तान की मदद करें और पैसा यहाँ से खाएं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो क्या हम माने कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति से बचना चाहिए सब राजनीतिक दलों को? देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए। कारण ये कि इस प्रकार की सपोर्ट रही तभी तो मिलिटेंसी फैली है, और बड़ा नरम रुख हमने खुद इनके साथ बैठ करके देखा है। हमने भी इसको कंट्राडिक्ट किया, इनके बयानों को। तो जब भी ये पत्थरबाजों के प्रति नरम रुख अपना, ये ऐसा नहीं होता है। उस नरम रुख की वजह से ही ये यहाँ पर 70 साल से हालात खराब रहे हैं, और पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी है उससे लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, खास करके जो देश विरोधी तत्व हैं, उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं।
और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार सुलवानी ने 47 टेरर लिंक वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले में कहा कि अगर किसी के खिलाफ मामला है तो कार्रवाई करें, लेकिन एलजी प्रशासन के आदेश में आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यही पार्ट ऑफ प्लानिंग सरकार की है कि लोगों को हिरास किया जाए। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो आप उसके ऊपर एक्शन करो, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर आप अनड्यू लोगों को तंग कर रहे हो, किसी की दुकान सीज कर रहे हो, किसी को डोजर लगा रहे हो, किसी को नौकरी से निकाल रहे हो, तो ये सारा सिस्टम तो चल ही रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार हो, यहाँ का वजीर आला हो, यहाँ अपनी स्टेट वापस मिले, जो ज्यादतियाँ बीजेपी ने की हैं वो खत्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे देश में भी हालात वैसे ही हैं। यहां अपोजिशन लीडर्स के ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उसको लेकर कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वैली जैसे हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश और सारा ह्यूमन राइट? वो तो बहुत बुरा है, पर हमारे यहाँ तो लोग मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं, तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है। अगर वहां पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी, वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है। मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ईडी और सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात करें, ये जो कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है जो यहाँ नहीं हो रही है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां सदन में जल उपकर विधेयक पास। डिप्टी सीएम बोले वाटर सेस कानून बनेगा, हिमाचल को होगी 4000 करोड़ की आय। वाटर सेस से हिमाचल की जनता पर बोझ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अध्यादेश लाने के लिए लेट बुलाया गया है सत्र। तो हिमाचल से खबर, जहां सदन में जल उपकर विधेयक पास हो गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि वाटर सेस कानून बनेगा और इससे हिमाचल को होगी 4000 करोड़ की आय। सीएम ने कहा है कि वाटर सेस से हिमाचल की जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अध्यादेश लाने के लिए बहुत देर से इस सत्र को बुलाया गया। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी देखने में आया। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, सत्तापक्ष की ओर से भी नारेबाजी की गई। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाया गया। डिप्टी सीएम बोले ये नौटंकी 5 साल चलेगी। तो टॉप 18 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।